इसराइल ने यमन के सना एयरपोर्ट पे बहुत ही बड़ा हमला कर दिया है, जो कि एक विमान बहुत ही बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें कि आग लगी है। और वो विमान हज के लिए हज यात्री को लेकर जाने वाली थी सऊदी अरबिया। आप इस वीडियो में देखें और इस वीडियो को शेयर करें। मध्य पूर्व की जंग एक और खतरनाक मोड़ पर है। इस बार निशाना बना है यमन का दिल सना एयरपोर्ट। इसराइल के हमले में यमन की राष्ट्रीय विमान सेवा यमनिया का आखिरी विमान राख हो चुका है। यह वही विमान था जिसे हज यात्रियों को सऊदी अरब ले जाना था। अब वहां सिर्फ मलबा बचा है और हूतियों की चुनौती है कि हम झुकेंगे नहीं। 24 घंटे पहले इसराइल ने यमन की राजधानी सना में एक सटीक और विनाशकारी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। लक्ष्य था सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और विशेष रूप से यमनिया का वो आखिरी ऑपरेशनल विमान जो हज के लिए तैयार खड़ा किया गया था। इसराइली मिसाइलों ने रनवे और टर्मिनल को तबाह कर दिया है। विमान के मलबे में कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई, जिनमें ग्राउंड स्टाफ और कुछ यात्री भी शामिल है। यमनिया एयरवेज, कभी देश की शान, अब युद्ध का शिकार। इस ताजा हमले से पहले इसराइल ने पहले ही इसके बेड़े के 3 अन्य विमानों को भी निशाना बनाकर नष्ट कर डाला था, जिसके बाद हूतियों की ओर से साफ तौर पर इसराइल को चेतावनी जारी की गई थी। अब यमन के प्रेसिडेंट मेहदी अल मशहद ने इसराइल को चेतावनी भरे संदेश में कहा, सना हवाई अड्डे पर जायोनी आक्रमण हमारे हमलों से उनके दर्द को साबित करता है। जायोनी आक्रमण चाहे वह कुछ भी हो, हमें रोक नहीं पाएगा, बल्कि यह हमें गाजा के लिए अधिक से अधिक सहायता अभियान चलाने के लिए प्रेरित करेगा। घृणित नेतन्याहू की सरकार आपकी रक्षा करने में असमर्थ है, जो कि आने वाले आश्चर्य दर्दनाक हैं। मैं उन सभी कंपनियों से कहता हूं जो अभी भी लॉर्ड हवाई अड्डे, जिसे बेन गुरियन के नाम से जाना जाता है, उस पर पहुंच रहे हैं कि कहीं वे किसी भी समय खतरे में हैं। अब यमन की राष्ट्रीय विमान सेवा इतिहास बन चुकी है। लाखों लोगों के लिए यह सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया से जोड़ने की एकमात्र कड़ी थी। लेकिन इस हमले से हूतियों का मनोबल टूटा नहीं, उल्टा उन्होंने इसे इसराइली कायरता करार दिया और साफ कहा, हम पीछे हटने वाले नहीं। हूती प्रवक्ता ने बयान में कहा, इसराइल चाहे हमारे विमान गिरा दे, हमारी जमीन नहीं छीन सकता। इसराइल ने इन हमलों को आत्मरक्षा का कदम बताया है। तेल अवीव का कहना है कि हूती मिसाइल और ड्रोन हमलों ने उनके नागरिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया। इसराइल का मानना है कि जब तक हूती हमले नहीं रोकते, जवाबी कार्रवाई और तेज होगी। इसराइली सेना की प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया, हम हर उस ठिकाने को खत्म करेंगे जहां से हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि कहा जाए तो इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है यमन और इसराइल की आम जनता। यमन की एयरपोर्ट की तबाही ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोका, बल्कि हज जैसे धार्मिक कर्तव्यों को भी अधर में लटका दिया है। हजारों लोग अब सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे। कई लोगों ने सालों की बचत से ये यात्रा तय की थी। इस संघर्ष का असर सिर्फ यमन और इसराइल तक सीमित नहीं है, यह मध्य पूर्व की स्थिरता को और अस्थिर कर रहा है। सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका और यूएन सभी चिंतित हैं ये जंग और विकराल रूप न ले ले। विशेषज्ञों का मानना है, अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो यह पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक बार फिर युद्ध की आग में झोंक सकता है। इसराइल ने एक स्पष्ट संदेश दिया है, हूती हमलों का जवाब अब केवल डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव होगा। वहीं हूती भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एक विमान के गिरने से लड़ाई नहीं रुकती, लेकिन शांति की राह और लंबी हो जाती है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि अगली उड़ान शांति की होगी या फिर और भयंकर तबाही की। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इजराइल हमास का खात्मा करने के लिए गाजा पर लगातार हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन इन हमलों का असर हमास की बजाय गाजा में रह रहे उन निहत्थे लोगों पर पड़ रहा है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से गाजा में भयंकर तबाही मची हुई है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान चली गई है, खाना नहीं मिल रहा है और लोग भूखमरी से मर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हमास और इजराइल के बीच इस जंग का अंत कब होगा? क्या इजराइल नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके? ऐसे सवाल उठने की एक बड़ी वजह है हमास और अमेरिका के बीच हुई युद्ध विराम को लेकर बातचीत। जानकारी के मुताबिक हमास ने मंगलवार को अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से पेश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी देने का ऐलान किया है, जो गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली आक्रमण को रोकने की कोशिशों में संभावित सफलता की उम्मीद जगा रहा है। एक आधिकारिक बयान में हमास ने कहा, प्रस्ताव एक सामान्य रूपरेखा को
रेखांकित करता है, जिसमें एक स्थायी युद्ध विराम, गाजा पट्टी से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी, मानवीय सहायता का तत्काल प्रवेश और समझौते की औपचारिक ऐलान के बाद एन्क्लेव के नागरिक मामलों को प्रशासित करने के लिए एक पेशेवर समिति का गठन शामिल है। हमास ने एक बयान और दिया और कहा कि इस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की देखरेख में फिलिस्तीनी बंदियों की एक सहमत संख्या के बदले में 10 इजरायली बंदियों की रिहाई के साथ साथ कई शवों की वापसी शामिल है। तो वहीं विटकॉफ ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफ के दौरान कहा, हम एक समझौते को प्रस्तुत करने के करीब हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध विराम और संघर्ष के लंबे समाधान पर पहुंचने की उम्मीद है। खास बात तो यह है कि हमास ने बयान जारी कर युद्ध विराम समझौते पर सहमति जता दी है, लेकिन इजराइल की ओर से युद्ध विराम समझौते को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया। नेतन्याहू पर आरोप है कि वो युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं और बंदियों की रिहाई की उन्हें चिंता नहीं है। युद्ध विराम के लिए दोनों पार्टियों के राजी होने की जरूरत है। पिछला युद्ध विराम भी इजराइल की ओर से तोड़ दिया गया था, ऐसे आरोप और दावे किए जाते हैं। वहीं ट्रंप ने गाजा की स्थिति पर बोलते हुए कहा, हम गाजा में पूरी स्थिति से निपट रहे हैं। हम गाजा के लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत ही खराब स्थिति है। 7 अक्टूबर का दिन बहुत ही खराब दिन था। लोग इसे भी नहीं भूलेंगे। इजराइल का युद्ध विराम समझौते पर कहना है कि उसकी शर्तों को नहीं माना जा रहा है। इस वजह से वो युद्ध विराम पर राजी नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इजराइल युद्ध विराम को लेकर तैयार नहीं हुआ तो हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में अब अमेरिका को दोनों देशों को बिठाकर समझौते पर दोनों देशों की सहमति बनानी होगी ताकि इस युद्ध को रोका जा सके और जो निहत्थे लोगों की जान जा रही है उनको बचाया जा सके। हमास के साथ सीज़फायर को भले ही इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने नकार दिया हो, लेकिन सीज़फायर के लिए हमास क्यों तैयार हुआ था, इसके पीछे एक अरब मुल्क का बड़ा हाथ था। जी हाँ, यही वजह रही कि हमास इजराइल के साथ 70 दिन के सीज़फायर और साथ ही साथ 10 इजरायली बंधक भी रिहा करने पर आमादा था। वैसे तो अरब मुल्कों ने गजा को अपने हाल पर छोड़ दिया है और चुप्पी साध रखी है इजरायली आक्रामकता पर, लेकिन कतर इस दिशा में खासी पहल कर रहा था। इसके पीछे अहम वजह भी है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। कतर अरब खित्ते का वो मुल्क है जो तेल और नेचुरल गैस की दौलत से मालामाल है और इसी देश में हमास का मुख्यालय या हेडक्वार्टर भी है। वो कतर जो हमास को इजराइल के आगे झुकने से हमेशा रोकता रहा है, अचानक इजराइल से सीज़फायर करने की कोशिश क्यों करने लगा था? क्या इसके पीछे गजा वालों का दर्द था जो इजरायली हमलों और रसदबंदी के बाद अब भुखमरी की कगार पर आ गए हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये ख्याल गलत भी साबित हो सकता है। जी हाँ, गलत इसलिए क्योंकि इसके पीछे ना कोई मुस्लिम उम्मा का भाव है और ना ही गजा की तकलीफों से सहानुभूति। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ बिजनेस बचाने की हड़बड़ी थी जिसके चलते कतर ने हमास पर दबाव बनाया। दरअसल कतर जो रशिया यूक्रेन वॉर से पहले यूरोप को महज 2% नेचुरल गैस सप्लाई करता था, अब 8% गैस भेजता है। इतना ही नहीं, कतर पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ $1.5 ट्रिलियन के समझौते कर चुका है। इसलिए कतर अब अमन चाहता है, शांति चाहता है, जिससे कतर की गैस सप्लाई बनी रहे यूरोपियन यूनियन को। एक और वजह है कि कतर की गैस LNG के जरिए शिप से स्वेज नहर के रास्ते जाती है। अगर गजा में लड़ाई बढ़ेगी तो मिस्र भी प्रभावित होगा। अगर गजा में लड़ाई ज्यादा बढ़ी तो इसराइल कतर के जहाजों को निशाना बना सकता है, क्योंकि हमास का हेडक्वार्टर कतर में है। इसराइल यूरोप पर दबाव बना सकता है कि कतर की गैस लेना बंद करें। यही वजह थी कि अमीर अरब मुल्क कतर ने 70 दिन के सीज़फायर और 10 बंधकों को छोड़ने हमास को राजी कर लिया था, लेकिन इसराइल ने इस शर्त को भी मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा है कि उसका मकसद गजा पर कंट्रोल हासिल करना है और अपने सारे बंधक छुड़ाना है। ये अलग बात है कि तमाम कोशिशों के बावजूद इसराइल बंधकों तक नहीं पहुंच पाया है। इसराइल के इनकार के बाद अब अरब देश चुप हैं और इसराइल गजा पर हर दिन हमले अंजाम दे रहा है। रसद इतनी कम आ रही है कि भुखमरी के हालात हैं। सवाल यही है कि क्या गजा वालों का कोई अरब देश पुरसाने हाल नहीं है?